सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपना पार्टनरशिप लॉ का तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका प्लेलिस्ट में डाला हुआ, वो जाकर देख लेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आपका डाला हुआ प्लेलिस्ट में, वो जाकर देख लेंगे। अब आपका ये तीसरा चैप्टर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, कहाँ कब गवर्न हुआ, कब चला, वो अभी हम लोग इस चैप्टर में रिविजन करने जा रहे हैं। तो ध्यान से करेंगे, आराम से सारे चैप्टर का रिविजन कर लेंगे। अभी देख रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? 1932 में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था। इंडियन पार्टनरशिप का मीनिंग में क्या है कि मेन बात तो रिलेशनशिप होना चाहिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो होता है उसमें रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन पर्सन। एलिमेंट में सारी चीज़ें लिखी हुई, उसको भी आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, लेकिन मेन एक रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन होना चाहिए। पहला आपका पार्टनरशिप आया कब था? 1932 में। दूसरा इंडियन पार्टनरशिप एक क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप होना चाहिए, दो पर्सनों के बीच में आपका रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे आपका डेफिनेशन में भी दिया हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed share of profit and loss and business carried on by all or any of them acting for all। मतलब बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे लोग बिजनेस को कैरी करेंगे लेकिन एक्टिंग करेंगे। लेकिन अगर कोई एक भी किसी भी पक्ष में करता है तो हम समझेंगे कि वो पूरा फॉर्म की तरफ से भी काम किया गया। मानते हैं 5 पार्टनर में एक पार्टनर भी अगर कुछ कंपनी में कोई काम कर रहा है तो वो चारों पार्टनर का ही माना जाएगा। चारों पार्टनर उस कंपनी के तहत ही काम, उस फॉर्म के तहत ही काम कर रहे हैं। उसके एक बात दिया होता है कि पार्टनर क्या होता है। पार्टनर वही होते हैं जो इंडिविजुअल कंपनी में काम करते हैं, वो पार्टनर होते हैं। सब लोगों को मिला के एक फॉर्म बनता है और बाद में उसका नाम दिया था, वो फॉर्म नेम होता है, उस पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो फिर एलिमेंट आता है। एलिमेंट क्या क्या पार्टनरशिप में एलिमेंट होता है? पहला हम लोग समझ गए मीनिंग में रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एलिमेंट में क्या है? इसमें 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। क्योंकि आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और इसमें कंपनीज एक्ट का भी आता है। आपका मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 2, मैक्सिमम 50 होना चाहिए। लेकिन वो आपका पार्टनरशिप एक्ट में नहीं आता, वो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ कि मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं? 50। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें मिनिमम कितने पर्सन? 2 पर्सन। मैक्सिमम कितने पर्सन होते हैं? 50 पर्सन होते हैं। उसका एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में। जो है रिलेशनशिप बन रहा है, ये 2 या 2 से जो ज़्यादा पार्टनर है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट दोनों तरह का हो सकता है, ओरल और रिटेन। एग्रीमेंट दोनों तरह का हो सकता है, ओरल और रिटेन। रिटेन एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन एग्रीमेंट को ही हम लोग आपको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। रिटेन एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उसके बाद पर्पस होना चाहिए। आपने किस पर्पस से बिजनेस को या किस पर्पस से आपने फॉर्म बनाया है, उसका एक पर्पस लिखा हुआ होना चाहिए। उसका शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी पार्टनर आ रहे हैं दोनों, अगर पार्टनर सब में प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग होना चाहिए। उसका रेशियो कुछ भी हो सकता है लेकिन शेयरिंग होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। अभी बताया कि बिजनेस को कैरी सभी लोग करेंगे। एक तो सब लोग कर सकते हैं, वो तो फॉर्म मानेगा ही मानेगा। दूसरा है कि अगर 4 में से कोई एक भी कर रहा है या फिर उस पर्सन में से जितने भी पार्टनर है कोई एक भी कर रहा है तो उसको हम फॉर्म का ही बांट के चलेगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, टाइप ऑफ पार्टनरशिप और टाइप ऑफ पार्टनर्स अलग होता है। टाइप ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप कितने तरह की हो सकती है, और पार्टनर मतलब उसमें अंदर काम करने वाले लोग कितने तरह के हो सकते हैं, पार्टनर अलग अलग। तो पार्टनरशिप एट विल एक होता है कि पार्टनरशिप एट विल, इच्छा से बनी है। एक पार्टनरशिप अपनी इच्छा से बनी और अपनी इच्छा से खत्म हो सकती है। पार्टनरशिप में कोई रजिस्ट्रेशन का कंपल्सरी नहीं होता, कैसे भी बनाया जा सकता है, कुछ भी करके बनाया जा सकता है। तो एक पार्टनरशिप में बनाया, अपनी इच्छा से बनाया, उसको जब बनाया जब चाहे उसको खत्म कर दिया। दूसरा है एक फिक्स पीरियड के लिए हम पार्टनरशिप बना के आज से 5 साल तक ये पार्टनरशिप रखेंगे, उसके बाद हम पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे। ये क्या हो गया? आपका फिक्स पीरियड के लिए। एक पर्टिकुलर हो गया, आपने जैसे एक समझ लीजिए कि आप रोड का ठेका लिया, आप रोड बना रहे हैं, तो एक आपने एक पर्टिकुलर काम के लिए, हो सकता है वो 2 साल में बन जाए, हो सकता है 2.5 साल में बन जाए, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पीरियड, वो काम खत्म होने के बाद आपका पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक जनरल पार्टनरशिप, जो जनरली पार्टनरशिप होता है जिसमें आप एक लंबा पीरियड के लिए भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। जो आप एग्रीमेंट में या फिर जो आप डीड में लिखे रहेंगे उसी के हिसाब से आपका बनेगा। फिर उसके बाद आप पार्टनरशिप समझ गए, एट विल भी समझ गए, फिक्स पीरियड भी समझ गए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी समझ गए, जनरल पार्टनरशिप भी समझ गए। और टाइप ऑफ पार्टनर, उसके अंदर कितने तरह के लोग काम कर सकते हैं। एक एक्टिव पार्टनर जो डेली आता है कंपनी में काम करता है, डेली बेस का, उसको हर चीज़ का जानकारी है कंपनी, और हम और आप उससे मिलने जा रहे हैं, लोग उससे रोज का लीगल डिस्कशन हो रहा है, वो क्या हो गया? आपका एक्टिव पार्टनर हो गया। जो कंपनी में एक्टिवली प्रेजेंट है हर काम करने के लिए, वो क्या हो गया? आपका एक्टिव पार्टनर हो गया है। उसके बाद आपका आता है नॉमिनल पार्टनर, जो ओनली नेम के पर्पस के लिए होता है, वो क्या होता है? आपका नॉमिनल पार्टनर होता है।
फिर उसके बाद आपका आता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर कंपनी में एक पार्टनर की तरह ही होता है, लेकिन वो उसका नाम वाम कहीं नहीं होता, वो सिर्फ पार्टनर आया है, पार्टनर में नाम दिया है, वो कंपनी में कैपिटल देता है, सब कुछ देता है, इंटरेस्ट लेके जाता है, सब कुछ, लेकिन एक्टिवली प्रेजेंट नहीं रहता, वो हर काम कंपनी का नहीं करता है, कंपनी का हर काम एक्टिव पार्टनर करता है, मतलब वो एक्टिव नहीं होता है कंपनी में। फिर आता है आउट गोइंग पार्टनर। कुछ पार्टनर होते हैं जो कंपनी के बाहर भी जाते हैं, वो हो गया आउट गोइंग पार्टनर। जो कंपनी के अंदर आ रहे हैं वो इनकमिंग पार्टनर हो गए। फिर कुछ पार्टनर होते हैं जो प्रॉफिट ओनली के लिए होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए होते हैं, वो लॉस में नहीं हो, लॉस में सहभागी नहीं होते, वो सिर्फ प्रॉफिट में सहभागी होते हैं। सिर्फ कंपनी जो प्रॉफिट करेगी उसी का हिस्सा लेंगे, लॉस का हिस्सा नहीं लेंगे। होल्डिंग आउट कंपनी, जैसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसा दिखाते हैं कि वो कंपनी में पार्टनर की तरह ही है, हम भी उसको पार्टनर ही मान के चलेंगे। जैसे अब 4 पर्सन बैठे हुए डील करने के लिए, एक कंपनी का मैनेजर ही, ऐसे समझ के चलिए मैनेजर ही बैठा हुआ, लेकिन वो हर काम कर रहा है जो पार्टनर कर रहा है, तो हम उसको कंपनी का पार्टनर ही मान के चलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? होल्डिंग आउट पार्टनर। उसके बाद आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? आपका जो रिटेन होता है ना, रिटेन एग्रीमेंट या फिर रिटेन जो लिखा होता है उसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। रिटेन है तो रिटेन में कुछ भी आ सकता है, पार्टनरशिप का नाम हो सकता है, अच्छा उसमें सब कुछ लिखना पड़ता है, क्या आप पार्टनरशिप खोल रहे हैं, पार्टनरशिप का नाम क्या है, किस नेचर और क्लास का बिजनेस है, अब कौन कौन बिजनेस में कब बिजनेस कमेंस हुआ था, कब बिजनेस का कमेंसमेंट हुआ था, बिजनेस कब तैयार हुआ था, कितने पीरियड के लिए बिजनेस बना था, उसका पीरियड कितना था, कितने लोग कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितने लोग उसमें पैसा दिए, कितना कितना पैसा है, कितना रेशियो है, कितना रेशियो में हुआ है। उसके अलावा आप कब उसमें एडमिशन हो रहा है, कितने का एडमिशन हुआ, कितने का रिटायरमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहेगी। इसके अलावा भी और भी 2-3 चीज़ें इसमें आती हैं, उसको ध्यान करके चलेंगे। जैसे आपका पार्टनरशिप कितना सैलरी होगा, या फिर कितना आप रेमुनरेशन दे रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहेगी। तो ये आपका क्या है? पार्टनरशिप डीड, ये आपका रिटेन एग्रीमेंट होता है। इसके अलावा आपका क्या है? राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। क्या क्या राइट होते हैं पार्टनर के, क्या क्या उनकी ड्यूटीज होती है पार्टनर के। पहला म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज, दोनों सबका मिला के, मतलब अभी बताया कि पार्टनर किसकी तरह काम करता है? एजेंट की तरह काम करता है। ये था क्या? पार्टनर जो भी काम कर रहा है वो म्यूचुअल एजेंट की तरह, म्यूचुअल राइट मतलब म्यूचुअल एजेंट की तरह, सब एक दूसरे के लिए काम करेंगे, मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एजेंट की तरह काम करेगा। अगर मानते कोई भी पार्टनर काम के सबका म्यूचुअली राइट रहेगा। म्यूचुअल राइट में जैसे आ गया राइट टू रेमुनरेशन, सबको रेमुनरेशन समान मिलेगा। दूसरा आ गया आपका राइट टू इक्वेशन, सबको इक्वली कंपनी में भाग लेने का मौका मिलेगा। उसके अलावा आपका आता है इम्प्लाइड ऑथोरिटी एंड इम्प्लाइड, उसका रिलेशनशिप बिटवीन थर्ड पार्टी। कोई भी एक जा रहा है पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से रिलेशन कर रहा है, हम समझ के चलेंगे कि सबका राइट आ गया उस पर बाउंड। किसी भी थर्ड पार्टी से अगर रिलेशन कर रहा है तो कर सकता है, कंपनी का पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी से आपका रिलेशन कर सकता है, वो हम लोग देख के चलेंगे। उसके अलावा आपका जो कंडक्ट है, आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर है। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? सभी, अगर नया कोई पार्टनर आ रहा है उसमें सब पार्टनर का एग्रीड होना जरूरी है। मानते कोई एक पार्टनर एग्रीड नहीं हो पाया ना, तो उसमें कोई नया पार्टनर नहीं आ सकता है, इसका ध्यान रखिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर मानते हैं 5 पार्टनर है, 5 पार्टनर में से अगर 4 पार्टनर भी राजी है, एक पार्टनर नहीं राजी है किसी नए पार्टनर को लाने के लिए, तो हम पार्टनर को नहीं ला सकते, किसी नए पार्टनरशिप को नहीं ला सकते। ये अपना पार्टनर्स का ड्यूटी मतलब राइट होता है, वो चाहे तो उसको रोक सकते हैं, नया पार्टनर आने से रोक सकते हैं। इंडेमनिटी फॉर लॉस, कुछ भी अगर कंपनी में कुछ भी नुकसान होता है तो जो पार्टनर नुकसान किया वो भी दे सकता है, चाहे तो सारे पार्टनर मिला के भी दे सकते हैं। इंडेमनिटी ऑफ लॉस मतलब कंपनी में कुछ छोटा मोटा नुकसान हो गया, उसका भरपाई सभी पार्टनर मिलकर कर सकते हैं। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना या फिर एग्रीमेंट नहीं हुआ है, क्या हुआ है ये समझ के चलिए कि पार्टनरशिप डीड नहीं बना या एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो पहला उसमें रेमुनरेशन किसी को नहीं मिलेगा, रेमुनरेशन का हिस्सा नहीं दिया जाएगा, उसमें नो रेमुनरेशन है। दूसरा पार्टनरशिप, अब इस पार्टनरशिप शेयरिंग तो कुछ डीड बना नहीं है तो सबको पार्टनरशिप शेयरिंग क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को भी नहीं दिया जाएगा इसमें। उसके बाद जो एडवांस से मानते हैं, कंपनी को कभी एडवांस का जरूरत पड़ा, कोई पार्टनर कंपनी को एडवांस, तो वो फिक्स उसका 6% का इंटरेस्ट उसको मिलेगा ही मिलेगा। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। अगर एग्रीमेंट नहीं बना तो ये ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको ध्यान करके चलेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कोई कंपलसरी नहीं है, चाहे तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चाहे तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराएंगे तो भी आप पार्टनरशिप को रन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन क्या लोग नॉट कंपलसरी, चाहे रजिस्ट्रेशन करने का मोड दिया, और रजिस्ट्रेशन आप किसी भी मोड में करा सकते हैं, ऑनलाइन में भी करा सकते हैं, बाई पोस्ट भी करा सकते हैं, कुछ भी चीज़ में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
जैसे आप किसी रजिस्ट्रार के पास भेजेंगे तो उसको ऑनलाइन भी फॉर्म भर कर दे सकते हैं, या बाई पोस्ट भी उसको रजिस्ट्रार को आप भेज सकते हैं। दूसरा क्या क्या लिखा होना चाहिए, आप जब रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन करें तो उसमें क्या लिखना है, पहला फॉर्म नेम लिखना होना चाहिए, आप किस प्लेस पे बिजनेस करें वो लिखा हुआ होना चाहिए, कौन आप पार्टनर कब कब ज्वाइन हुए हैं वो लिखा होना चाहिए, पार्टनर कब कब ज्वाइन हुए हैं वो लिखना, नेम एंड एड्रेस, जो पार्टनर ज्वाइन हुए हैं उनका नाम और एड्रेस सब कुछ लिखा होना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ फॉर्म, कितने समय के लिए फॉर्म है या फिर कब तक फॉर्म खत्म हो जाएगी या फिर फॉर्म लंबे समय के लिए चलेगी, ये सारी चीज़ें आपका लिखा होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा तो रजिस्ट्रेशन कराना कोई कंपलसरी नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो पहला है कि कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते, पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस नहीं कर सकते, सिविल कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते। दूसरा है कि किसी भी तरह का रिलीफ नहीं ले सकते, मानते कंपनी में कोई चीज़ का नुकसान हो गया तो उसका लोग रिलीफ नहीं मिलेगा, क्लेम उसका नहीं मिलेगा, सेट ऑफ क्लेम को सेटअप नहीं किया जाएगा। जैसे कुछ लोग इंश्योरेंस करा के रखे हैं तो कंपनी का बोलेगा उससे इंश्योरेंस का पैसा आ जाना चाहिए, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपका वो इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, कोई भी तरह का क्लेम नहीं मिलेगा। उसके अलावा है कि आप किसी भी मानते उसमें एक 4 पार्टनर, एक पार्टनर इलीगल काम कर रहा है तो कोई भी एग्रीड पार्टनर जो जानता है कि वो इलीगल काम कर रहा है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो उसके ऊपर केस नहीं कर सकता, कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते। यहां से यहां तक आप देख लिए। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर दोनों अलग अलग होता है, ध्यान समझ के चलिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर जाता है तो फॉर्म बंद नहीं हो, फॉर्म के कुछ रूल रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब चीजें चेंज हो सकती है। पार्टनरशिप फॉर्म अलग होता है और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म अलग होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर अलग होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर कंपनी को छोड़कर जा रहा है या छोड़कर जा रहा है, मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी केस है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म मतलब फॉर्म ही बंद हो गया, अब ये फॉर्म आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो वो कैसे हो सकता है, पहला अगर ऐसे कोर्ट ऑर्डर देख सकते हैं, जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दे दे कब इनसैनिटी, अगर पार्टनर कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ऐसे ही एक पार्टनरशिप फॉर्म आपने बना के छोड़ दिया, कुछ काम ही नहीं कर रहा, तब वो पार्टनर को कोर्ट पार्टनरशिप को कोर्ट बोलेगा कि बंद कर दीजिए। दूसरा मिसकंडक्ट, आप गलत काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप खोल के आप गलत काम, इलीगल कामों में जुटे हुए मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो वो आपका पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। तीसरा इनकैपेसिटी, आपके अंदर चलाने की कैपेसिटी नहीं, समझिए कि 5 पार्टनर थे, 4 पार्टनर का डेथ हो गया, किसी कारण से उनका एक्सीडेंट हो गया, अब एक पार्टनर बच गया, अब वो कंपनी को आगे रन नहीं कर रहा है तो वो कोर्ट बोलेगा कि इस पार्टनर को बंद कर सकते, इस पार्टनरशिप फॉर्म को आप बंद कर सकते। या फिर पार्टनरशिप कंटिन्यूअस लॉस में ही जा रहे हैं, आप जब से पार्टनरशिप खोले वो इतना लॉस में है कि कंपनी को बहुत ज्यादा बर्डन आ चुका है, तो उस केस में कोर्ट बोलेगा कि आप बंद कर दीजिए, उस केस में आपको कोर्ट बोलेगा कि आप उसको बंद कर दीजिए। फिर आपका अगर अच्छा जब को बिना कोर्ट के ऑर्डर का भी पार्टनरशिप कैसे बंद हो सकता है भाई, अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट सभी लोग मान गए कि नहीं अभी हम फॉर्म नहीं चलाएंगे, फॉर्म को बंद करना चाहते हैं तो वो बंद कर सकते हैं। जैसे कंपलसरी डिसोल्यूशन, जैसे ये उनका एक टाइम पीरियड पूरा हो गया, वो फिक्स टाइम पीरियड के बाद उनको बंद ही करना है, जैसे 5 साल बाद वो लिखा हुआ था एग्रीमेंट में 5 साल बाद बंद हो जाएगा तो उनका बंद हो जाएगा। सर्टेन इवेंट, कुछ ऐसा अनसर्टेन इवेंट हो गया कि जैसे कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया, उसके चलते उनका पार्टनरशिप आगे ही नहीं बढ़ सकता तो उस केस में वो बंद हो सकता है, उसके लिए कोर्ट का ऑर्डर कोई जरूरी नहीं है। फिर बाय नोटिस, नोटिस देकर मानते हैं सभी पार्टनर ने एक दूसरे को नोटिस दे करके चाहे तो वो पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पार्टनर। अच्छा पार्टनरशिप में जैसे पार्टनरशिप से कंपनी में क्या डिफरेंस, पार्टनरशिप से क्लब में क्या डिफरेंस है, इसके अलावा आता है पार्टनरशिप से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, और 1-2 आता है, पहले ये 2 को देख लेंगे और आप रिविजन कर लीजिएगा कहीं से। पार्टनरशिप और कंपनी में क्या, पार्टनरशिप का नो लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप में कोई लीगल एंटिटी नहीं होता है। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, कंपनी में जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है, कंपनी दोनों अलग अलग सेपरेट होते हैं। फिर उसके बाद देखिए इसमें पार्टनरशिप एंड एजेंट की तरह काम करते हैं, कंपनी का एक एजेंट की तरह काम करते हैं कंपनी में एजेंट, लेकिन इसमें जो होता है वो एजेंट की तरह काम नहीं करते, वो एक अलग सेपरेट तरह से काम करते हैं, कंपनी में एजेंट के तौर पर वो काम नहीं करते। इनका अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, अगर पार्टनरशिप बंद होता है, किसी भी तरह से पार्टनरशिप में ज्यादा उधारी होता है तो इनके घर से भी पैसा लिया जा सकता है, लेकिन अगर कंपनी बंद होती है लिमिटेड लायबिलिटी, सिर्फ कंपनी के प्रॉपर्टी को ही जब्त किया जा सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में अगर कुछ हो रहा है तो पार्टनरशिप के तो कंपनी को फॉर्म के तो जमीन को जब्त किया ही जाएगा, उसके अलावा जो पार्टनर के भी घर के प्रॉपर्टी हो उनको भी जब्त किया जा सकता है। इसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं होता, पार्टनरशिप फॉर्म में किसी भी तरह का शेयर का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, कंपनी में आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है। पार्टनरशिप में कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। उसके बाद आपको आता है पार्टनरशिप और क्लब में क्या क्या डिफरेंस है। तो आपका पार्टनरशिप क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप बनाया जाता है, लेकिन जो क्लब बनाया जाता है उसमें प्रॉफिट का मोटिव कुछ नहीं होता है, वो प्रमोशन के लिए बनाता
बनाते हैं या भी किसी भी कोई भी अच्छे कामों के लिए बनाया जाता है क्लब। उसके बाद इसके जो पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप में अवेलेबल है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। और जो क्लब को आगे चला रहे हैं उनको क्या बोला, मेंबर बोलते हैं। इसमें इंटरेस्ट एंड प्रॉपर्टी, जो पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी है उसमें सभी को इंटरेस्ट कुछ ना कुछ पार्टनर को दिया जाता है। क्लब में किसी को प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता है, उसके अलावा चार्ज इंटरेस्ट नहीं। अगर पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर मरता है तो उससे एग्जिस्टेंस का फर्क पड़ता है। जैसे अगर कोई पार्टनर कुछ पीएसआर में था तो उसका पीएसआर चेंज हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका चेंज हो जाएगा। या फिर उस पार्टनर में कुछ ज़्यादा लोन लेके रखा था तो वो पार्टनर से अगर वो कंपनी को छोड़ के जा रही है या फॉर्म को छोड़ के जा रहा तो बर्डन हो जाएगा, उसको चुकाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से चीज़ है। लेकिन क्लब में ऐसा कुछ नहीं होता, मेंबर चाहे तो आ सकता है, जा सकता है, उसमें सबको फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है। इसमें कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं होता कि आपने कोई लाइबिलिटी लेके रखा है आप क्लब से लाइबिलिटी लेकर रख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं आता है। एक और आता है कि माइनर के केस में क्या होता है, ऐसे कंपल्सरी माइनर क्या लॉ के द्वारा होता है कि माइनर किसी भी चीज़ में नहीं भागना चाहिए, वो कंपनी का हिस्सा हो सकता है ना पार्टनरशिप फॉर्म का। यहाँ भी वही लिखा हो कि इन लॉ वो पार्टनर नहीं हो सकता है, लॉ के हिसाब से एक माइनर पार्टनर ही हो सकता है। लेकिन अगर सारे पार्टनर रेडी हैं अगर एक माइनर को लाने के लिए तो वो कंपनी अब फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सेदार होगा, वो सिर्फ बेनिफिट ले सकता है। कंपनी को जो बेनिफिट के हिस्से है, जो प्रॉफिट हो रहा है या फिर कंपनी में किसी भी तरह का कुछ एक्स्ट्रा काम हो रहा है उसमें वो भाग ले सकता है, लेकिन वो लॉस में हिस्सेदारी नहीं होगा। अच्छा, एक माइनर जब मेजर बन जाएगा, मानते हैं माइनर 17 वर्ष में हो, 17 वर्ष 6 महीना हो गया तो उसको मेजर बन जाएगा, तब वो क्या होगा, अगर वो मेजर बन जाता है तो देखिए 6 महीने के अंदर उसको पार्टनरशिप का हिस्सा एक पार्टनर बन जाना पड़ेगा। उसको नोटिस दिया जाएगा, अगर वो नोटिस में साइन करता है तब तो वो पार्टनर बनेगा। अगर नोटिस में नहीं साइन करता या नोटिस नहीं देता है कुछ भी, अगर नोटिस वापस आप पार्टनर्स को नहीं मिल पाता है तो भी उसको हम लोग क्या मान लेंगे कि वो एक तरह के पार्टनर का हिस्सा ही हो गया, उस पार्टनरशिप का हिस्सा हो गया। अगर वो नोटिस में लिख देता है कि हम आगे पार्टनरशिप में कंटिन्यू नहीं करना चाहते या पार्टनर नहीं बनना चाहते तो वो अपना रिटायरमेंट ले सकता है। ये केस ये ध्यान रखिएगा, ये सब तीनों चीज़ें ये आपका अलग से पूछ देता है कि माइनर के बारे में क्या क्या होता है। अभी तक का सारा चीज आपका समझ में आ गया। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा रहता है देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का क्लास यही तक रखते हैं। फ्यूचर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। और जो भी जिस भी तरह का प्रॉब्लम है आप कमेंट में आराम से जाके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है हम अपना बेस्ट देकर उसका सॉल्यूशन देना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और मैक्सिमम बेनिफिट आप इस वीडियो से लेने की चेष्टा करें। थैंक यू।